तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज करी गई एक साई-फाई साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है सोमनियम। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, रिसेंटली रिलीज हुई है जो कि काफी अच्छे कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है और इसके अंदर एंड में एक ट्विस्ट भी है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि यहाँ पर असलियत क्या है और सपने क्या है। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है एक बढ़िया साउथ इंडियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है जिन द पेट। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में टॉप पर मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से हाइप बटन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि वीडियो काफी अच्छी रीच पर चली जाती है और इससे आपको भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि इससे आपको हर बार वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को हाइप कर दीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है जेमा नाम की लड़की को दिखाते हुए। जेमा अभी अभी लॉस एंजलिस के एक टाउन में शिफ्ट हुई थी। दरअसल वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है लेकिन उसके स्ट्रगलिंग डेज चल रहे थे। खैर इसी बीच वो अपना खुद का खर्चा निकालने के लिए कई जगह पर जॉब की तलाश में भटकती रहती है लेकिन हर जगह उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो इससे काफी ज्यादा हताश हो गई थी। लेकिन तभी उसे एक सोमनियम नाम की कंपनी का बोर्ड दिखाई देता है जिसमें हायरिंग चल रही होती है। अब जेमा बिना सोचे समझे उस बिल्डिंग में चली गई थी। ऊपर जाकर वो रिसेप्शनिस्ट को ये कहती है कि वो जॉब के लिए आई है। अब रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो उसको वहीं पर रुकने के लिए कहती है और उससे सबसे पहले उसका रिज्यूमे मांगती है। खैर अब रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो ये कहती है कि डॉक्टर शेफर थोड़ा सा व्यस्त हैं और जेमा थोड़ा इंतजार करे। अब जेमा जो होती है वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लेती है कि ये कंपनी है किसकी। तब डॉक्टर शेफर वहां पर आकर ये बताती है कि वो लोगों के सपनों को पूरा करते हैं और यहाँ पर वो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाती है जहाँ पर वो जेमा का इंटरव्यू लेती है। डॉक्टर शेफर उससे ये पूछती है कि उसे जॉब की जरूरत क्यों है। तब जेमा ये बताती है कि वो टाउन में नई आई है और पहले वो जॉर्जिया में रहा करती थी और यहाँ पर नए टाउन में आने के बाद उसे काम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर शेफर उससे उसकी एजुकेशन के बारे में पूछती है। तब वो ये बताती है कि उसने लिटरेचर किया था लेकिन अब उसने एक्टिंग पर स्विच कर लिया है और वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। यहाँ पर डॉक्टर शेफर उसे बताती है कि ये नौकरी उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि ये ओवरनाइट ड्यूटी होगी, लेकिन इस चीज से जेमा को कोई भी परेशानी नहीं थी। तब डॉक्टर उसको इस जॉब के बारे में बताती है जिसके अंदर वो उसे उसका पूरा काम समझाने लगती है। वो ये कहती है कि उसकी जॉब बेसिकली स्लीप सिटर की होगी। ये सुनकर जेमा थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो गई थी कि ये कैसी जॉब है। तब डॉक्टर उसको ये बताती है कि इस जॉब में उसे मेक श्योर करना है कि उनके क्लाइंट्स आराम से सो पा रहे हैं या फिर नहीं और इसके लिए उसे दरवाजे को लॉक करना पड़ेगा और इस चीज के उसे $600 पर वीक मिलेंगे और इस जॉब के चलते उसे उसके एक्टर बनने के लिए ऑडिशंस देने का टाइम भी मिल जाएगा। खैर डॉक्टर शेफर ये बोलती है कि अगर उसे मंजूर हो तो वो थर्सडे से जॉब ज्वाइन कर सकती है और टाइमिंग रहेगी रात के 10 बजे से, जहां पर नोआ उसे काम करना सिखाएगा। अब जेमा को ये जॉब पसंद आ गई थी क्योंकि ये तो काफी लेस डिमांडिंग जॉब थी और काफी आसान भी उसको लग रही थी जिसके चलते वो हाँ कर देती है। फिर इसके बाद वो घर आ जाती है जहां पर उसके पुराने सामानों से भरे हुए बक्से को वो खोलती है जिसके अंदर उसे एक डायरी मिलती है जिसके अंदर वो अपनी बातें लिखा करती थी। बेसिकली होती है ना खुद की डायरी होती है जिसके अंदर इंसान अपने बारे में रोज लिखा करता है। खैर उसी डायरी के अंदर एक लड़के हंटर के बारे में मेंशन हो रखा था जिससे कि वो उसके होम टाउन में ही मिली थी और वो उसको पसंद भी था। खैर बातों ही बातों में उसने उसे अपने ड्रीम के बारे में बता दिया था जो कि एक्ट्रेस बनने का ड्रीम था। वहीं हंटर का सपना था एक म्यूजिशियन बनना और टूर पर जाना। साथ ही साथ इसके बाद वो अपना खुद का एक घर भी बनाना चाहता था जो कि किसी शांति भरी जगह पर होगा। खैर इसके बाद में सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहां पर रात हो गई थी और फाइनली उसकी जॉब का समय हो चुका था, इसलिए जेमा जॉब के लिए निकल जाती है। अब बस के अंदर उसे उसकी फेवरेट एक्ट्रेस मैक्स का फोटो देखता है जिससे वो इंस्पायर्ड थी और उसको विश्वास था कि वो भी एक दिन बड़ी एक्ट्रेस जरूर बनेगी। खैर वो अपनी जॉब पर पहुंच जाती है जहां पर उसे नोआ मिलता है, जहां नोआ उसे डॉक्टर शेफर के बारे में बताता है जिनका पूरा नाम असल में डॉक्टर कैथरीन शेफर है। नोआ बताता है कि डॉक्टर असल में एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हुआ करती थी। वो प्लेयर्स को मोटिवेट करती थी जीतने के लिए, लेकिन उन्होंने उनका काम छोड़ दिया है ताकि वो सोमनियम कंपनी को ओपन कर सके। खैर इसके बाद में नोआ जो होता है वो जेमा को स्लीप पॉड दिखाता है जिसको देखकर जेमा हैरान हो गई थी और उस स्लीप पॉड के अंदर एक आदमी सोया हुआ था। उस पॉड के अंदर ना लाइट जाती है ना ही आवाज। जेमा के मन में काफी सारे सवाल उठ रहे थे जैसे कि कोई इसके अंदर क्यों ही सोना चाहेगा और इसका मोटिव क्या है। तब नोआ बताता है कि बेसिकली वो लोग इस आदमी का सपना पूरा कर रहे हैं और मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली ये एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर इंसान को वो सपना दिखाया जाता है जैसे कि जो आदमी इस स्लीप पॉड के अंदर सोया हुआ था उस आदमी का सपना था एक हस्बैंड एक फादर बनने का। साथ ही साथ वो एक ऐसा ऐप भी बनाना चाहता था जो कि दुनिया को बेहतर कर सके और ये उसका प्रोग्रामिंग ड्रीम भी था। लेकिन असल दुनिया
दुनिया में वो फेल हो चुका था और इसलिए वो अपने सपनों के अंदर उस ड्रीम को पूरा कर रहा था। वो होता है ना कि एक बार अपने सपने को जिया जाए, वही वाली बात थी। और भी आसान भाषा में समझाऊं तो बेसिकली रियलिटी को एस्केप करने का ये तरीका था। अब जेमा पूछती है कि क्या इससे रियलिटी भी चेंज हो जाती है, जिस पर नोआ कहता है कि इसमें फर्क ही क्या है। और यहाँ पर ही जितने भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कुछ हफ्तों बाद खुद ही लगने लगता है कि जो ये सब हो रहा है, सब देख रहे हैं, वो रियल है और ये चीज एक कायरो स्लीप की तरफ वर्क करता है। खैर अब यहाँ पर नोआ उसको बताता है कि उसकी जॉब खाली सिक्योरिटी मॉनिटर्स के ऊपर नजर रखने की है और अगर कुछ अलग सा दिखाई देता है तो उसको शेफर को कॉल करना पड़ेगा और नोआ जो है वो वहाँ पर राउंड पर आता रहेगा। अब जेमा जो होती है वो सब कुछ समझ जाती है और नोआ उसे ये बताता है कि शेफर रिटायर होने वाली है, लेकिन इस प्लेस का क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता। अब यहाँ नोआ उसे उसकी यूनिफॉर्म भी देता है। अगले दिन हम जेमा को टीवी देखते हुए नोटिस करते हैं जिसके अंदर वो अपनी ही फेवरेट एक्ट्रेस की ही वीडियो देख रही थी। इसी बीच उसे कुछ पुरानी यादें आती हैं जो कि उसके फ्रेंड्स और हंटर की थी। हमको पता चलता है कि हंटर और वो डेट कर रहे थे, लेकिन बाद में उसका ब्रेकअप हो गया था और उसी ब्रेकअप के बाद वो यहाँ LA रहने आ गई। खैर अब सीन बदलता है जहाँ पर जेमा अपने एक्स को याद कर रही होती है और वो एक पब के बाहर बैठी हुई थी और वो हंटर को फोन करने का भी सोचती है लेकिन कॉल नहीं करती। तभी वहां पर एक अमीर आदमी आता है। अब वो आदमी जेमा से उसका नाम पूछता है जिसके चलते वो अपना नाम उसे बताती है और तब वो आदमी उसे ये कहता है कि वो कहाँ से है। तब वो ये बोलती है कि वो सदर्न जॉर्जिया के छोटे से टाउन से है। तब वो उससे ये पूछता है कि उसे यहाँ पर क्या खींच लाया और तब जाकर जेमा उसको बताती है कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। अब यहाँ पर वो आदमी अपना नाम ब्रूक्स बताता है। अब वो उसे अपना कार्ड देता है और ये कहकर जाता है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसको कॉल कर सकती है। अब यहाँ जो ब्रूक्स था वो शायद से हॉलीवुड का एक एजेंट टाइप का लग रहा था, मतलब कि उसके हॉलीवुड से पक्का काफी सारे कनेक्शंस होंगे। खैर अगले दिन जेमा के पास ऑडिशन के लिए एक मैसेज आता है और ये देखकर वो काफी खुश थी। वो ऑडिशन की तैयारी कर रही होती है। अब जेमा रात में अपनी जॉब पर जाती है जहाँ पर वो अपने फोन में ही लगी हुई थी और एक्टिंग से ही रिलेटेड चीजें देख रही थी। अब होता यह है कि नोआ वहाँ पर आ जाता है और इस चीज को देख लेता है। उसको समझ आ गया था कि जेमा का सपना एक्टिंग का था। खैर इसके बाद नोआ बैठकर काम कर रहा होता है जहाँ पर वो क्लाइंट्स के सपनों को डिजाइन कर रहा था और ये चीज जेमा को भी वो बताता है। यहाँ पर नोआ जेमा की एक फोटो लेता है और वो एक आदमी के ड्रीम में जेमा का प्रोग्राम करता है जहाँ पर जेमा उस व्यक्ति के सपने में चली जाती है। वो बताता है कि यहाँ पर वो उसे इस तरह भी प्रोग्राम कर सकता है कि सपने में जेमा उस आदमी की लवर बन जाएगी और जब वो आदमी 6 हफ्ते बाद जेमा को देखेगा तो वो जेमा के प्यार में पड़ चुका होगा। तो फिर तो इस चीज का बहुत ही गलत फायदा उठाया जा सकता है, जैसे कि कोई एक्ट्रेस है और उसके साथ कुछ दिक्कत चल रही है, वो यहाँ पर आकर स्लीप पॉड के अंदर सो जाएगी और कोई आदमी जो कि खुद को उसका बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड बनाना चाहता होगा वो खुद को ऐसे प्रोग्राम में सेट कर देगा और कुछ हफ्ते बाद में एक्ट्रेस को ऐसा लगेगा कि शायद से वो उसका ही लवर और हस्बैंड है। एनीवेज यहाँ पर जेमा इसको बंद करने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी व्यक्ति के लिए वो लवर बन जाए। खैर अब नोआ जेमा को ये पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तब वो उसको कहती है कि नहीं, फिलहाल वो सिंगल है। तब नोआ बोलता है कि क्या किसी दिन वो बाहर जा सकते हैं। तब जेमा हाँ कर देती है। खैर अब वो ऑडिशन देने जाती है जहाँ पर उसका ऑडिशन काफी ज्यादा अच्छा गया था। कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी उसकी एक्टिंग पसंद आती है लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं था। अब इसके बाद वो घर जाने लगती है और इसी बीच ऑडिशन रूम में से वो सुंदर लड़की को जाते हुए देखती है और तभी उसकी उम्मीद भी कम हो गई थी। खैर इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में आती है जहाँ पर दरवाजे पर नोटिस लगा हुआ था और वो नोटिस था रेंट देने के लिए, जो कि ऑलरेडी 3 दिन डिले हो चुका था। खैर अब रात में जेमा अपनी जॉब पर जाती है और उसकी जॉब के दौरान वो सीसीटीवी के आगे बैठी थी और वो काफी ज्यादा टेंस नजर आ रही होती है। वो एक स्लीप पॉड्स में हलचल देखती है जिसके बाद वो खुद चेक करने जाती है और वो एक के बाद एक पॉड्स रूम को देख रही थी जहाँ पर एक रूम में चेक करने पर उसको एक क्रीचर दिखता है जिसको देखकर वो काफी डर जाती है और डर कर वो बाहर आ गई थी। पर ओलिविया आती है जो कि वहीं की एक एम्प्लॉय होती है और वो रिसेप्शन पर बैठती थी। ये बात वो ओलिविया को बताती है और ओलिविया चेक करती है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था, जिसके बाद ओलिविया उसे सोने के लिए कहती है। अब अगले सीन में हम जेमा को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड हैना से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अब इस वक्त हैना जो होती है वो अपने बॉयफ्रेंड लूक के घर पर थी जो कि जेमा का भी फ्रेंड था और यहाँ लूक ने अपने घर पर कई लोगों को बुलाया हुआ था पार्टी करने के लिए। जेमा पूछती है कि हंटर वहाँ पर है। तब हैना हाँ बोलती है, लेकिन हैना ये भी बताती है कि हंटर अब किसी और लड़की के साथ है और ये सुनकर जेमा का मुंह उतर जाता है। और रात में अब वो उसके और हंटर के पुराने दिनों को याद कर रही थी जिसके अंदर वो एक दूसरे से कभी भी अलग ना होने की कसमें खा रहे थे, लेकिन सब कुछ बिखर सा गया। अब यहाँ पर उसके पास कोई भी सहारा नहीं था जो कि उसके साथ बैठकर बात कर सके। अब जेमा को अकेलापन खाया जा रहा था। तब वो ब्रूक्स को कॉल करती है और ब्रूक्स उसको लेने आ जाता है और उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ से काफी अच्छा नजारा दिखता था। ब्रूक्स ये बताता है कि जब भी वो उदास या फिर लो फील करता है तब वो यहीं पर
बाहर आता है। खैर अब वो उससे ये पूछता है कि क्या जेमा ने कोई ऑडिशन वगैरह नहीं दिया, जिस पर जेमा बताती है कि दिया तो था लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और तब जाकर ब्रूक्स उसको मोटिवेट करता है और उसको काफी बातें समझाता है, जिसके बाद जेमा को काफी अच्छा लग रहा था। अब उसकी बातें सुनकर वो और ज्यादा मेहनत करने लगती है, रोज ऑडिशन के लिए ट्राई करती है लेकिन डिमोटिवेट नहीं होती। वो जॉगिंग भी करती है ताकि वो अपनी बॉडी को मेंटेन रख सके और फिटनेस भी उसकी सही रहे, और ऐसा वो इसलिए कर रही थी ताकि उसको जल्दी से जल्दी कोई काम मिल जाए। खैर इसके बाद वो रात में ऑफिस में होती है, जहां पर उसे ड्रॉर में से नोआ का कैमरा मिलता है, जिसके अंदर नोआ की एक वीडियो थी और उसमें वो वेलकम कर रहा था अपने क्लाइंट्स को उनके सपनों की दुनिया में। जिसके बाद वो प्रोसीजर बताने वाला था, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर शेफर और नोआ आ जाते हैं, जो कि एक क्लाइंट को लेकर आए थे। अब वो क्लाइंट वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रूम नंबर 9 में ले जाते हैं। अब ये देखकर जेमा को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब वो नोआ से पूछती है तो वो ये बताता है कि Cloud9। अब जेमा पूछती है कि Cloud9 क्या है, तो वो ये बोलता है कि ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, एक एक्सपेरिमेंट की तरह, और ये मेंटली इल लोगों के लिए है। तब जेमा पूछती है कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं। तब वो ये बोलता है कि ये सेम प्रोसीजर है जिसके अंदर वो लोग उसके साथ वही करेंगे जो कि दूसरे क्लाइंट्स के साथ किया जाता है, लेकिन इसमें ड्यूरेशन 6 हफ्ते की बजाय खाली 9 घंटे का होता है। अब इस प्रोसीजर के अंदर पेशेंट को एक कॉकटेल दिया जाता है जो कि DMT और MAOIS का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि उन्हें आर्टिफिशियली हेलुसिनेटरी स्टेट में डाल दिया जाता है। अब जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर पेशेंट्स को अपने सपने पूरे होते हुए देखते हैं, लेकिन Cloud9 उनको ऐसा फील कराता है कि उनके सपने ऑलरेडी पूरे हो गए, जैसे ऑल्टरनेट रियलिटी। अब यहाँ पर जेमा के मन में सवाल था कि क्या ये प्रोसीजर एकदम सेफ है और ठीक है, लेकिन इस बारे में शेफर ये कहती है कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। और यहाँ जो शेफर होती है वो काफी परेशान दिखाई दे रही थी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये प्रोसीजर खतरनाक क्यों है। ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट्स को तो Cloud9 के अंदर इंटेंस ड्रीम एक्सपीरियंस दिया जाता है ताकि पेशेंट अपनी जिंदगी को स्ट्रेट कर सके, लेकिन ये प्रोसीजर इरिवर्सिबल होता है और पेशेंट्स वैसे नहीं रह पाते जैसे वो पहले थे। मतलब कि इस प्रोसीजर के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है और पेशेंट पहले जैसा नहीं रहता, रिबूट हो जाता है। अब यहाँ पर वो पेशेंट 221 का जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात थम जाती है। ओवरऑल ये दिखने में काफी खतरनाक था। अब डॉक्टर शेफर इनडायरेक्टली पेशेंट्स को पागल बना रही थी, लेकिन ज्यादातर पेशेंट फिलहाल सुरक्षित थे। फिर इसके बाद वो घर जाती है जहाँ पर वो नहा रही होती है कि तभी जेमा को दोबारा फ्लैशबैक आते हैं हंटर और उसके बारे में, लेकिन इसी बीच उसे अपने अपार्टमेंट में से कुछ क्रीपी आवाजें आ रही थी और ये आवाजें कुछ दिनों से काफी बढ़ गई होती हैं। जिसके बाद वो वापस ऑफिस जाती है जहां पर वो चुपके से डॉक्टर शेफर के ऑफिस में गई थी, जहां वो पेशेंट्स की फाइल को चेक कर रही होती है, लेकिन उसमें से एक ड्रॉर नहीं खुलता। खैर इसी बीच उसको कुछ आवाज आती है और वो आवाज की तरफ चली जाती है जहां पर उसे एक रूम से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो रूम खुला ही था और वो उसके अंदर जाने लगती है, लेकिन नोआ उसे बाहर ही रोक देता है और उसको कहता है कि वो घर जा सकती है और आज वो संभाल लेगा। लेकिन वो घर जाती इससे पहले ही वो जेमा से ये पूछता है कि क्या उसने उसके कैमरा को छुआ था, जिस पर वो मना कर देती है। खैर अब जेमा अपने अपार्टमेंट में आ जाती है जहां पर ब्रूक्स का कॉल आता है और फ्राइडे को वो उसे पार्टी में इनवाइट करता है और वो पार्टी एक बड़े डायरेक्टर के घर पर थी। जेमा के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं थी, लेकिन उसे जॉब पर भी जाना था तो वो उसको ये कहती है कि वो शायद ही आ पाएगी। खैर अब अगले दिन जेमा ओलिविया को कन्विंस कर रही होती है कि वो उसकी शिफ्ट को संभाल ले क्योंकि उसे एक जरूरी काम पर जाना है। तब ओलिविया कहती है कि वो ऑलरेडी नाइट में रुक रही है और Cloud9 के अंदर। तब जेमा उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो घंटे भर में लौट आएगी और इतने में कुछ नहीं होगा, लेकिन ओलिविया उसे कहती है कि अगर डॉक्टर शेफर ने चेक कर लिया और वो वहां पर नहीं मिली तो वो उसको फायर कर देंगी। फिर इसके बाद वो फोन रख देती है और उसको फ्लैशबैक आता है जिसमें हंटर ने उसे ब्रेकअप किया था और ये ब्रेकअप जेमा की गलती की वजह से हुआ था, जिसमें जेमा ने गलती से हंटर के बैंड पर कुछ कह दिया था जिससे बात काफी बिगड़ गई, यानी कि म्यूजिशियन वाले बैंड पर। अब सीन फ्राइडे पर आता है जहां पर जेमा अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, जहां पर वो कंप्यूटर में कुछ बैकअप वीडियोस देखती है और उन वीडियोस में से एक वीडियो के अंदर नोआ एक लेडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और एक्सपेरिमेंट में वो उस लेडी से बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आता। और इसी बीच उस वीडियो में जेमा भी आती है और ये सीन उसी समय का था जब जेमा को एक रूम से चिल्लाने की आवाज आई थी। और इतना ही नहीं, उसमें और भी वीडियोस होती हैं। यहाँ पर जेमा को जानना था, इसलिए वो सारी वीडियोस को ड्राइव में सेव करके वहां से निकल जाती है। जिसके बाद ब्रूक्स जो होता है वो उसे लिमोजीन में लेने आता है जिसमें ऑलरेडी मशहूर सेलिब्रिटीज बैठा करते थे। जेमा की तो किस्मत सी खुल चुकी थी। वो बाथरूम में जाती है जहाँ पर वो हंटर के मिस्ड कॉल्स को देखती है, लेकिन उसे इग्नोर करके वो बाहर आती है जहाँ पर ब्रूक्स उसे उसका जैकेट देता है और उसे मैक से मिलने के लिए कहता है।
खैर अब यहाँ वो मैक्स से बात करती है और मैक्स उससे सोमनियम के बारे में पूछती है। तब जाकर जेमा बताती है कि सोमनियम में वो काम करती है और यहाँ पर अब मैक्स उसे कुछ बताती है जो कि जेमा के लिए काफी शॉकिंग था। मैक्स बताती है कि सोमनियम ने तो उसकी जिंदगी ही बदल दी। कुछ सालों पहले मैक्स बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन वो वहाँ पर बाय चॉइस नहीं गई थी, उसे वहाँ पर ले जाया गया था। और अब यहाँ पर रिवील होता है कि पेशेंट नंबर 221 जिसका जिक्र डॉक्टर शेफर कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो मैक्स ही थी और वो इसे एक बुरे सब्जेक्ट की तरह बता रही थी। यहाँ पर हमको पता चलता है कि मैक्स भी उसी स्लीप पॉड के अंदर थी, लेकिन जब वो बाहर आई तब वो कुछ और ही बन गई थी। यहाँ पर जेमा काफी कंफ्यूज्ड हो रखी थी, इसलिए अगले सीन में जेमा घर जाती है जहाँ पर नोटिस में ये लिखा हुआ था कि अगर उसने अब 3 दिन में रेंट नहीं दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जिसके बाद वो अकेली बैठी हुई थी कि तभी उसे एक क्रीचर दिखता है जो कि उसकी तरफ आ रहा था और तब जेमा जल्दी से खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। खैर अब अगले सीन में जेमा ब्रूक्स को कॉल करके बुलाती है और ब्रूक्स उसके पास आता है। यहाँ पर जेमा उसे रोके रखती है। वो चाहती थी कि ब्रूक्स उसे ऑडिशन दिलवाए। उसके लिए वो ब्रूक्स को सीड्यूस करने लगती है जिससे ब्रूक्स चिढ़ जाता है क्योंकि ब्रूक्स जो था वो जेमा को एक टैलेंटेड लड़की की तरह देखता था, ना कि किसी और तरह से। इसलिए ब्रूक्स वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जेमा को फ्लैशबैक आते हैं जिससे हमको पता चलता है कि जेमा और हंटर की कई बार लड़ाई हुई थी, लेकिन एक दिन जेमा हंटर को उसके साथ एलए शिफ्ट होने के लिए कहती है क्योंकि एलए में वो अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। लेकिन हंटर उसे रोक रहा था और वो नहीं चाहता था कि वो एलए जाए। अब सिचुएशन जो थी वो इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी की हो जाती है कि जेमा को ही नहीं पता था कि उसे क्या करना है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने सपने को चुनती है और यहीं से उन दोनों की बातचीत बंद हो गई थी और यही असली रीजन था ब्रेकअप का। उसने हंटर से ऊपर अपने सपनों को रखा था। खैर अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में जेमा के रूम में आता है जहाँ पर उसको एक आदमी दिखता है और वो जेमा को बेहोश करके किडनैप कर लेता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि नोआ था जो कि उस पर क्लाउड 9 वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो भी जबरदस्ती। और अब वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जेमा सारी सच्चाई जान चुकी थी और अब इसलिए वो क्लाउड 9 को शुरू करता है जहाँ पर जेमा अपने सपने में पहुंच जाती है। अब अपने ड्रीम के अंदर उसको वही क्रीचर दिखने लगता है और वो इस समय सोमनियम में थी और वो वहां से भागती है और बाहर आती है जिसके बाद सोमनियम की बिल्डिंग गायब हो गई थी। जिसके बाद उसे वो क्रीचर्स बाहर भी मिलते हैं, लेकिन तभी उसके सामने एक थिएटर आता है जिसके अंदर वो चली गई थी, जहाँ पर 2 लोग उसे रियलिटी शो में लेकर आते हैं जहाँ पर जेमा अब पॉपुलर सेलिब्रिटी बन चुकी थी। एक टाइम पर तो जेमा को काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसको एहसास होता है कि ये तो एक सपना है। जिसके बाद वो बाहर आती है जहाँ पर उसे वही रेस्टोरेंट मिलता है जहाँ पर उसके दोस्त हंटर और वो अक्सर जाते थे और वहीं पर उसे उसके दोस्त और हंटर मिलता है। अब हंटर को देखकर वो खुश होती है, लेकिन वो उसको मैनिपुलेट करने लगता है और वो उसे उसके पास्ट की बातें सुनाने लगता है। वो कहता है कि वो एलए गई थी लेकिन वहाँ उसे कोई काम नहीं मिला और उसे उसके अपार्टमेंट से भी बाहर कर दिया गया और अब वो वापस लौट कर आ गई है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम था वो उसके दिमाग को तोड़ रहा था, उसकी हिम्मत को तोड़ रहा था जो कि हंटर के रूप में था। लेकिन जेमा अपने आप को संभालती है और वहां से भाग जाती है। जिसके बाद उसके सामने फाइनली वही क्रीचर आता है जिसे उसने पहले भी देखा था और इस बार वो उससे भागती नहीं है बल्कि उसका सामना करती है और वो क्रीचर अपने आप गायब हो जाता है। अब जेमा अब अपने आप को जगाने की कोशिश करती है और वो जाग भी जाती है। जिसके बाद वो वहां से बाहर निकलती है और उसको देखकर ओलिविया हैरान थी क्योंकि क्लाउड 9 से निकलना मुश्किल नहीं था बल्कि नामुमकिन था और खाली 221 पेशेंट यहाँ से बाहर आई थी, यानी कि मैक्स। और ये सब नोआ भी देखता है और हैरान हो जाता है और वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से चली जाती है। खैर अब सीन चेंज होता है जहां पर कुछ दिन बीत गए थे और जेमा अपने अपार्टमेंट के अंदर थी और खबरों में सोमनियम के बारे में बताया जा रहा था जहां पर ये कंपनी बंद हो गई है और नोआ को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उसने जेमा को किडनैप किया। जिसके बाद जेमा के पास में एक कॉल आता है जो कि उसी जगह से था जहां पर वो ऑडिशन देने सबसे पहले गई थी और फाइनली वो ऑडिशन में सेलेक्ट हो चुकी थी और वो काफी खुश भी होती है कि उसकी मेहनत रंग लाई। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सोमनियम फिल्म की कहानी और मैं आपको इसकी एंडिंग के बारे में प्रॉपर तरीके से बताना चाहूंगा। अब देखो सोमनियम की जो एंडिंग है वो काफी एम्बिगुअस और अनसेटलिंग सी है। फिल्म के आखिरी हिस्से में हमको पता चलता है कि सोमनियम एक ऐसी स्लीप क्लिनिक है जो कि लोगों को लंबी कंट्रोल्ड ड्रीमिंग स्टेट में डालकर उनकी पर्सनैलिटीज को ऑल्टर करती है, रीशेप करने की कोशिश करती है। पेशेंट्स को आर्टिफिशियली बनाए गए सपनों के जरिए बेहतर जिंदगी या फिर ख्वाबों वाली रियलिटी का इल्यूजन देकर उनके दिमाग पर परमानेंट असर डालने की टेक्निक है। अब इसी में जेमा जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस कैंडिडेट थी
वो सोमनियम के अंदर नाइट रीडर का काम कर रही थी, बेसिकली पार्ट टाइम जॉब। अब धीरे धीरे क्लिनिक के सीक्रेट्स और उनके खतरनाक नतीजों को वो अनकवर कर लेती है। अब इसके अंदर हमको कई चीजें पता चलती हैं, जैसे कि पेशेंट्स जो हैं वो सिर्फ टेम्परेरी हेलुसिनेशंस में नहीं जा रहे, बल्कि उनका सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम और मेमोरी रिस्ट्रक्चर हो रहा था। और कुछ केसेस में वापस आने वाला इंसान पहले जैसा रहता ही नहीं था। जैसे कि एग्जाम्पल थी मैक्स। अब मैक्स जो थी, जब वो क्लाउड9 से लौटी तो उसने उसकी पुरानी आइडेंटिटी खो दी थी। भले ही अब वो स्टार बन गई थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, और इसलिए ही डॉक्टर शेफर ने उसको एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट के तौर पर एग्जाम्पल दिया था। मतलब कि ये एक तरह का इरिवर्सिबल रिबूट हो जाता है, यानी कि इंसान अपनी पास्ट मेमोरीज को ही भूल जाया करता। भले ही वो आगे अब अच्छा बन जाएगा, लेकिन उसको अपनी पास्ट याद नहीं रहती थी। अब हो सकता है कई लोग ऐसे भी होंगे आप सब में से जो कि चाहते होंगे कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि कई लोग अपना पास्ट जो है वो भुलाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर खाली एक पल नहीं मिटता था, पूरी की पूरी जिंदगी ही मिट जाया करती। अब क्लाइमेक्स के अंदर जैमा खुद उस सिस्टम के अंदर चली जाती है, यानी कि नोआ ने उसको फंसाया था। वो चाहता था कि जैमा सब कुछ भूल जाए, जिसके बाद में उसको कुछ भी क्लाउड9 के बारे में याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो काफी कुछ चीजें जान चुकी थी, और नोआ शायद से नहीं चाहता था कि ये जगह कभी भी बंद हो। अब कई लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो बाहर आ गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें आपको सोचनी होंगी। जैसे कि मेरी एक थियरी ये है जिसके अंदर जैमा कभी भी क्लाउड9 से बाहर आई ही नहीं थी। मतलब कि हो सकता है कि शायद मैक्स से मिलने से पहले क्लाउड9 के अंदर वो पहले ही चली गई होगी, और ये सारी चीजें उसकी मेमोरी होंगी जो कि धीरे धीरे इरेज हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि क्लाउड9 से कभी कोई बाहर नहीं आता, तो मैक्स कैसे बाहर आई? या फिर हो भी सकता है कि शायद से मैक्स खाली बाहर आई थी, लेकिन उसकी सारी मेमोरीज मिट गई। लेकिन यहाँ पर जो जैमा है ना, वो कभी बाहर आ ही नहीं पाई थी, और ये उसका खुद का सपना अभी तक चल रहा था। बेसिकली जैसे कि बाहर निकलकर एस्केप करना, कंपनी का बंद हो जाना, नोआ का गिरफ्तार होना, उसको ऑडिशन में रोल मिल जाना, ये सारी चीजें जो थी वो उसके सपने के तहत ही चल रही थी। और अब फाइनली बात करते हैं उस क्रीचर के बारे में जो कि जैमा को दिख रहा था। तो ये क्रीचर कुछ और नहीं बल्कि ये जैमा के बुरे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको वो लगातार हेलुसिनेट कर रही थी, जिससे वो हमेशा भागा करती। लेकिन एंडिंग में जब उसने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया और अपने पास्ट को फेस किया, तब वो डीमन और क्रीचर भी वहां से गायब हो गया था। लेकिन हो सकता है कि ये भी शायद उसने अपने सपने में देखा होगा, और माइट भी अब आगे आने वाले टाइम में हम जिसको भी देखेंगे, यानी कि जो भी जैमा हमको दिखेगी वो रियल जैमा नहीं होगी, बल्कि उसने अपने पास्ट को भुला दिया होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वाकई में वहां से बाहर आ गई थी, एज वो मेंटली काफी स्ट्रांग थी। अब देखो, इन मूवी के अंदर जिन थीम्स को दर्शाने की कोशिश करी गई है वो है रियलिटी वर्सेस ड्रीम्स, हॉलीवुड ड्रीम्स, और साइकोलॉजिकल हॉरर एंगल को भी दिखाने की कोशिश करी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये मूवी अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आपको हाइप बटन का ऑप्शन दिख रहा है तो वीडियो को हाइप जरूर खींचेगा, इससे वीडियो को बेटर रीच मिलती है और इसमें आपके पैसे वगैरह भी नहीं लगेंगे। बाकी रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है एक साउथ इंडियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है जिंदा पेट। इनकेस आपने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में टॉप पर ही मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए